4000 साल पहले जब बाकी दुनिया अभी पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रही थी, तब भारत के पास एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों में पक्की ईंटों के मकान थे, कवर किए हुए नाले थे और इतना बेहतरीन सीवरेज सिस्टम था कि आज भी कई भारतीय शहर उससे सीख सकते हैं। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा की। ये दोनों शहर इतनी सही प्लानिंग से बने थे कि आज भी इंजीनियर हैरान हैं। सड़कें बिल्कुल सीधी, ग्रिड सिस्टम में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। हर घर का आकार लगभग एक जैसा। हर घर में कुआं और बाथरूम था। गंदा पानी एक कवर किए हुए नाले से बाहर निकलता था। सबसे खास था उनका ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नानागार जिसमें पानी साफ रखने का सिस्टम था। ये दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक पूल माना जाता है। और सबसे हैरानी की बात, इन शहरों में राजा का कोई महल नहीं मिला, कोई किला नहीं, कोई हथियार नहीं। क्या ये लोग बिना राजा के रहते थे? लोग क्या खाते थे? जौ, गेहूं, तिल, सरसों और कपास उगाते थे। हाँ, कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास इन्हीं लोगों ने उगाई थी। व्यापार करते थे मेसोपोटामिया तक। मोहरें मिली है दोनों जगह, सोना, चांदी, लाजवर्द, ये सब आता था दूर दूर से। और उनका कला का स्तर, डांसिंग गर्ल की वो छोटी सी मूर्ति देखो, एकदम एटीट्यूड है उसमें। बुल की मूर्तियां देखो, जानवरों को कितनी डिटेल से बनाया है। लिपि का रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा राज है उनकी लिपि। हजारों मुहरों पर लिखा मिला है, लेकिन आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। 400 से ज्यादा चिन्ह हैं, कोई भी किताब नहीं मिली, सिर्फ छोटी छोटी मोहरें। क्या ये लिपि पढ़ने लायक है या सिर्फ प्रतीक है? ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब असली सवाल, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कई थ्योरी है। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, सरस्वती नदी सूख गई। कुछ कहते हैं बाढ़ आई। कुछ कहते हैं आर्य आक्रमण हुआ। लेकिन कोई भी सबूत साफ नहीं है। शहर खाली होते चले गए, लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे, जैसे कोई धीरे धीरे मर रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि सबसे एडवांस्ड सभ्यता भी एक दिन खत्म हो सकती है। सबसे बड़ी सीख ये है, हमें अपनी नदियों का ख्याल रखना है, अपनी जमीन का ख्याल रखना है, क्योंकि एक दिन ये सब चला जाएगा। जब पूरी दुनिया अभी पत्थर के औजारों के ज़माने में जी रही थी, तब उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के इलाके में एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो आज भी हमें हैरान कर देती है। न कोई राजा का भव्य महल, न कोई विशाल किला, न कोई भयंकर हथियार, फिर भी उनके शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के कई शहर उनसे सीख सकते हैं। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे रहस्यमयी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक। ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से शुरू हुई और 1300 ईसा पूर्व तक चली, यानी लगभग 2000 साल तक ये अपने पूरे गौरव के साथ चमकती रही। अपने चरम पर, यानी मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 BCE में इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी ज्यादा था। आज हम बात करेंगे इस सभ्यता की पूरी कहानी की, कैसे ये बनी, कैसे फली फूली, क्या क्या चीजें इन्होंने इंसानियत को दी, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी शानदार सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? सबसे पहले समझते हैं टाइमलाइन। सिंधु सभ्यता को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला, अर्ली हड़प्पन फेज 3300 ECE। इस समय लोग गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे, व्यापार शुरू हो रहा था, ईंटों का इस्तेमाल बढ़ रहा था। दूसरा, मैच्योर हड़प्पन फेज 2010 अब 1900 BCE। यही इसका स्वर्ण युग था। हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े शहर बसाए गए, स्टैंडर्ड वजन, माप, सीवर सिस्टम, सब कुछ इस दौर में अपने चरम पर था। तीसरा, लेट हड़प्पन फेज 1900 to 1300 BCE। धीरे धीरे शहर छोड़ दिए गए, व्यापार घटा और सभ्यता छोटे छोटे गांवों में बिखर गई। इस सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहर थे: हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनेरीवाला। इनमें से मोहनजोदारो और हड़प्पा तो इतने प्रसिद्ध हैं कि पूरी सभ्यता को कभी कभी इन्हीं के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदारो की बात करें तो ये शायद इस सभ्यता का सबसे खूबसूरत और व्यवस्थित शहर था।
यहाँ की सबसे मशहूर चीज है ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नानागार जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर थी। ईंटों से बना ये बाथ इतना मजबूत था कि आज भी उसमें पानी भरकर देखा जा सकता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। शहर 2 हिस्सों में बटा था, ऊपरी किले वाला हिस्सा और निचला शहर। सड़कें बिल्कुल सीधी ग्रिड सिस्टम में, हर घर में अपना कुआं था और हर घर का गंदा पानी एक कवर किए हुए नाले से निकलता था। दुनिया का सबसे पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम यही था। हड़प्पा शहर भी कम नहीं था। यहाँ बड़े बड़े अनाज भंडार मिले हैं जो बताते हैं कि ये लोग भंडारण की कला में भी माहिर थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों शहरों में न कोई राजा का महल मिला, न कोई विशाल मंदिर, न कोई हथियारों का भंडार। क्या ये लोग इतने शांति प्रिय थे कि उन्हें राजा की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर उनका शासन का तरीका ही कुछ अलग था? आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला हिस्सा, पार्ट 2, शहरों की प्लानिंग, अर्थव्यवस्था और आर्ट। शहरों की प्लानिंग देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों शहरों में सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती थीं। सड़कें पक्की नहीं थीं, लेकिन मिट्टी और कंकड़ से इतनी मजबूत बनाई गई थी कि हजारों साल बाद भी उनकी नींव बची हुई है। हर ब्लॉक में 12 से 16 घर होते थे। हर घर लगभग एक जैसा साइज का था। इसका मतलब है कि समाज में बहुत ज्यादा अमीर गरीबा को फर्क नहीं था। ज्यादातर घर 2 मंजिला होते थे, नीचे रहने का कमरा, ऊपर स्टोरेज। हर घर में अपना कुआं था, बाथरूम था और बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी एक कवर किए हुए नाले में जाता था। ये नाले मुख्य सड़कों के नीचे बने थे और हर कुछ दूरी पर मैनहोल जैसे स्लैब रखे हुए थे ताकि साफ सफाई हो सके। इनके पास इतना एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था कि रोम के लोग भी उससे 2000 साल बाद इतना बेहतरीन सिस्टम बना पाए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग व्यापार के सच्चे बादशाह थे। वे दुनिया की सबसे पहले कपास उगाने वाली सभ्यता थे। कपास के अलावा जौ, गेहूं, तिल, मटर और सरसों की खेती करते थे। जानवरों में बैल, भैंस, भेड़, बकरी और कुत्ते पालते थे। हाथी और गैंडे भी उनके इलाके में थे। व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। मोहरें इराक और ईरान तक मिली है। वे लाजवर्द का पत्थर अफगानिस्तान से लाते थे, तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक से और लकड़ी हिमालय से। बदले में वे कपास, अनाज और हाथी दांत का सामान भेजते थे। आर्ट और क्राफ्ट में भी ये पीछे नहीं थे। सबसे मशहूर है डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति। सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन उसमें एटीट्यूड इतना है कि देखने वाला खड़ा रह जाता है। एक हाथ कमर पर, दूसरा घुटने पर, सिर थोड़ा टेढ़ा जैसे अभी डांस करने वाली हो। बियर्डेड मैन या प्रिस्ट किंग की मूर्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। उसकी दाढ़ी में इंट्रिकेट डिजाइन है और आंखों में इतनी गहराई है कि लगता है वो अभी बात करने वाला है। उनके पास सील्स की संस्कृति थी। हर व्यापारी के पास अपनी मुहर होती थी। ज्यादातर मोहरों पर यूनिकॉर्न जैसा जानवर बना होता है। कुछ पर बैल, हाथी, बाघ और गैंडे भी बने हैं। हर मोहर पर कुछ न कुछ लिखा होता था जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये रहा पार्ट 3। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अब तक 4000 से ज्यादा मुहरें, टैबलेट्स और बर्तनों पर लिखाई मिल चुकी है, लेकिन कोई भी इंसान उसे नहीं पढ़ पाया। कुल 400 से चिन्ह मिले हैं। ये न तो अक्षर जैसी है, न चित्रलिपि जैसी। कुछ लोग कहते हैं ये लोगोग्राफिक है, यानी हर चिन्ह पूरा शब्द दिखाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी कोई बड़ी किताब नहीं मिली, कोई शिलालेख नहीं मिला। सिर्फ छोटी छोटी मुहरों पर 4 से 5 चिन्ह तक लिखा मिलता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये लिपि सिर्फ नाम और टाइटल लिखने के लिए थी, या फिर कोई बहुत गहरी बात लिखने के लिए उन्हें किसी और माध्यम की जरूरत ही नहीं थी? अब बात करते हैं उनके धर्म की। यहाँ भी कोई साफ जवाब नहीं मिलता। कोई मंदिर नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं मिली जिसे पूजा जाता हो।
लेकिन कुछ चीजें जरूर मिली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी चीज है पशुपति मुहर। एक मुहर पर एक योगी जैसी आकृति बैठी हुई है जिसके 3 सिर हैं और चारों तरफ जानवर बैठे हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये भगवान शिव का प्रारंभिक रूप है। पशुपतिनाथ मातृदेवी की छोटी छोटी मूर्तियां भी बहुत मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग माँ देवी को पूजते थे। इसके अलावा पेड़ पौधों को भी पवित्र मानते थे, खासकर पीपल के पेड़ को। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? 1900 ईसा पूर्व के बाद शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए। मोहनजोदारो में बाढ़ के निशान मिले हैं। कुछ जगहों पर मिट्टी की परतें बताती हैं कि बाढ़ बार बार आती रही। एक और बड़ी थ्योरी है सरस्वती नदी का सूखना। पुरानी किताबों में वर्णन है एक बहुत बड़ी नदी का जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरती थी। रिसर्च बताती है कि करीब 1900 BCE में भूकंपों की वजह से नदी का रास्ता बदल गया और वो सूख गई। सिंधु सभ्यता की ज्यादातर बस्तियां इसी नदी के किनारे थीं। नदी सूखी तो खेती खत्म, व्यापार खत्म, लोग भूखे मरने लगे। कुछ लोग आर्य आक्रमण की थ्योरी देते हैं, लेकिन इस बात का कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला कि वहां किसी बड़े युद्ध या हिंसा के निशान हों। सबसे सही लगने वाली बात यह है कि धीरे धीरे कई कारणों से बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी का सूखना और व्यापार का घटना, ये सभ्यता कमजोर पड़ती गई और लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे। कोई एक बड़ा हमला नहीं हुआ, ये धीमी मौत थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को उलझा रखा है, सिंधु लिपि। आज तक 4000 से ज्यादा मुहरें और टैबलेट्स मिल चुकी है जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, लेकिन 4000 साल बाद भी कोई इंसान इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। इसमें 400 से 600 के बीच चिन्ह हैं। ये न तो देवनागरी जैसी है, न ब्राह्मी जैसी, न ही मेसोपोटामिया की तरह चित्रलिपि। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनकी कोई बड़ी किताब, कोई शिलालेख, कोई लंबा लेखन कहीं नहीं मिला। सिर्फ 4-5 चिन्हों की छोटी छोटी लाइनें। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी या फिर कोई बहुत गहरी बात लिखने के लिए उन्हें किसी और तरीके की जरूरत ही नहीं थी? सिंधु घाटी एक सवाल जो हमेशा रहेगा। क्या ये सभ्यता हमसे ज्यादा विकसित थी? क्या हमने कुछ खो दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक अधूरी पहेली है। ऐसे ही रोमांचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द रिकॉर्ड रूम को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।